जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। K9 वज्रटी के बाद अब साउथ कोरियन कंपनी पेश करेगी भारत के लिए सबमरीन्स के ऑफर। मणिपुर की वास्तविक स्थिति के बारे में आर्मी ने जारी करी वीडियो। वैगनर ग्रुप के हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे रशियन आर्म्ड फोर्सेस को। भारत और अमेरिका के मिलिट्री पार्टनरशिप से चीन चिंता में, और भारत के प्रेडेटर ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान पहुंचा चीन के पास। आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना, इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। तो आप सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो जानते ही होंगे। आसान शब्दों में इसका मतलब है एक देश एक कानून, यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना, जो कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग इसमें कोई भेदभाव ना करे और ये सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो। तो भारत सरकार काफी समय से इस कानून को लाने का प्रयास कर रही है और अब एक बार फिर से इस पर चर्चा तेज हुई है और अब भारत सरकार ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम जनता की राय मांगी, यानी कि आपकी और हमारी। और इसीलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते इस कानून को लेकर आपके जो भी सुझाव हैं और अगर आपको लगता है कि कानून लागू होना चाहिए, आप उसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबमिट जरूर करें। और इसकी पूरी प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको गूगल पर जाना है, टाइप करना है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और आपके सामने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। फिर उस वेबसाइट पर जाइए, उसमें आपको नोटिस करके कैटेगरी दिखेगी, इसमें टाइटल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा होगा। उस व्यू पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और उस पीडीएफ में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन मिलेगा और उस क्लिक हेयर को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो सजेशंस आपसे भारत सरकार ने मांगे आप उसमें शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इन सभी के साथ सजेशन सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में सजेशन अपलोड कर सकते हैं या फिर दूसरा इसी में एक कॉलम दिया गया है तो उसमें आप कुछ वर्ड्स में बता सकते हैं कि इस कानून को लेकर आपके क्या सुझाव हैं और फिर इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। और अगर आप इसको ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, अभी आप इसे 30 जून से पहले सबमिट कर सकते हैं। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए, फिर चाहे उसके लिए आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं या डायरेक्टली खुद भी बता सकते हैं। और किसी भी देश के विकास की जिम्मेदारी केवल उस देश की सरकार की नहीं होती है, बल्कि उस देश में रह रहे सभी नागरिकों की भी होती है। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि इस वीडियो से पहले आप में से कौन कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑलरेडी अपने सुझाव सबमिट कर चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ एक खास बातचीत में साउथ कोरियन कंपनी हैनवा ग्रुप के ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि उनकी जो डिफेंस डिवीजन है वह भारत में K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर को लेकर L&T के साथ अपनी सफल पार्टनरशिप के बाद अब भारत के लिए और भी अधिक एडवांस सिस्टम्स और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को ऑफर करना चाहती है। जो हैनवा ग्रुप है उसने अभी हाल ही में साउथ कोरिया की DSME यानी कि डेवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग फर्म को भी एक्वायर किया है और अब से DSME का नया नाम है हैनवा ओशियन। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि हैनवा ओशियन काफी सक्रिय रूप से भारत के P75I प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के अवसरों की तलाश कर रही है। इसका एक उदाहरण हो सकता है सबमरीन के बैटरी पैक के लिए अत्याधुनिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। उनका यह भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से भविष्य की योजनाओं के लिए एक क्लियर विजन प्रोवाइड किया गया है और इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि वे सक्रिय रूप से भारत की इन परियोजनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि K9 वज्रटी के 100 और एडिशनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो इसी को लेकर जब हैनवा ग्रुप के ऑफिशियल से प्रश्न पूछा गया कि क्या अब अगले K9 वज्रटी में पहले के मुकाबले ज़्यादा अपग्रेड्स होंगे या फिर वो वैसे ही रहेंगे जैसा कि अभी तक K9 वज्रटी प्रोड्यूस की गई है, तो इस पर उनका यही कहना था कि उनकी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कस्टमर्स की संतुष्टि और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो उसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं और इक्विपमेंट की इनिशियल सेल पर 5 से 10 वर्षों की अवधि के बाद ही वे उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन प्रदान करते हैं। और इसके अलावा उनकी तरफ से इस बात की भी उम्मीद जताई गई है कि वे भारत के साथ स्पेस डोमेन में भी कोलैबोरेशन और एडवांसमेंट की यूनिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक सुअर को सफलतापूर्वक होरिफाइड कर दिया गया है और इसके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आतंकी की पहचान आदिल मजीद लोन के तौर पर हुई है, जो कि सुअरों के संगठन अल बदर से जुड़ा हुआ था और आज जिसे न्यूट्रलाइज किया गया तो वो एक लोकल टेररिस्ट था। और जबकि पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर चलाए गए ऑपरेशंस में हमारी फोर्सेस करीब 11 फॉरेन टेररिस्ट को भी ढेर कर चुकी है, जिनके पास से काफ़ी अच्छे खासी क्वांटिटीज़ में वेपन्स, एम्युनिशंस और नार्कोटिक्स भी रिकवर किए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की स्पेयर कोर की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मणिपुर में जो विमेन एक्टिविस्ट हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट्स को ब्लॉक कर रही हैं और उनके ऑपरेशंस में भी हस्तक्षेप कर रही हैं।
और आर्मी का कहना है कि इस तरह का अनुचित हस्तक्षेप जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए गंभीर परिस्थितियों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा समय पर किए जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए हानिकारक है। और भारतीय सेना ने आबादी के सभी वर्गों से इस बात की अपील करी है कि मणिपुर में शांति को बहाल करने के आर्मी के प्रयासों का समर्थन करें। और आर्मी ने जो ये वीडियो जारी करी है तो ये उन सभी मिथ को भी दूर करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें कुछ का ये कहना था कि मणिपुर में विमेन एक्टिविस्ट के नेतृत्व में काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये ब्लॉकेट की जा रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल ही विपरीत है और आप उसे वीडियो पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मणिपुर में 12 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया तो उनके बचाव में काफ़ी सारी भीड़ ने हमारी फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया था, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए थे और सिविलियंस को कोई कैजुअलिटीज़ ना आए, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारी फोर्सेस द्वारा मजबूरी में उन मिलिटेंट्स को वहाँ के लोकल लीडर को सौंपना पड़ा था। और आर्मी ने जो ये वीडियो जारी करी है उसमें आप साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो आर्म्ड राइटर्स हैं, यानी कि जो हथियारबंद दंगाई हैं, उनको किस तरह से विमेन एक्टिविस्ट सपोर्ट कर रही है, उनको बचा रही हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल किया जा रहा है इन दंगाइयों को ले जाने के लिए। और ये वीडियो मणिपुर की जो भी वास्तविक स्थिति है वो सबके सामने ला के रख देती है कि वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को शांति बहाल करने में इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और अभी मणिपुर की जिस तरह की स्थिति हो रही है, वहाँ पे जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी दिख रही है, तो ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, कि किस तरह से स्थानीय लोगों को, सिविलियंस को सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन हम हमारे फोर्सेस के साथ हैं और इसलिए आज कमेंट सेक्शन में हेल्प इंडियन आर्मी, हेल्प मणिपुर लिखना ना भूलें। बाकी एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि असम राइफल्स और कोहिमा पुलिस ने एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन में स्मगलिंग के प्रयास को नाकाम किया है और इस दौरान मणिपुर की ओर स्मगल किए जा रहे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए, जिसमें पिस्टल्स, उनकी मैगजीन, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स और अदर वॉर लाइक स्टोर्स शामिल हैं। और ये जो ऑपरेशन है कल रात को 2 बजे लॉन्च किया गया था। वैगनर ग्रुप के साथ हुई डील के बाद आज मंगलवार को रशिया की एफएसबी की तरफ से कहा गया कि इस वैगनर ग्रुप के ट्रूप्स के खिलाफ जो भी क्रिमिनल केस थे तो उन्हें क्लोज कर दिया गया है और अब इस ग्रुप के पास जितने भी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट थे तो उन्हें रशियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट्स को ट्रांसफर करने की तैयारियां चल रही हैं। बाकी सोमवार की शाम को रशिया के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में ये कहा कि वैगनर ग्रुप के जो अधिकांश फाइटर्स हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, वो अभी भी रूसी देशभक्त हैं जो अपने लोगों के लिए और देश के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने साहस से बात साबित करी है। और इसी के साथ रशियन राष्ट्रपति ने यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज की निंदा करी, जिसमें उनका ये कहना था कि रूस के दुश्मन ये चाहते हैं कि रूसी सैनिक एक दूसरे को ही मार डालें। और रशियन राष्ट्रपति का यह भी कहना था कि मैं वैगनर ग्रुप के उन सभी सोल्जर्स को, उन सभी कमांडर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया और वे अपने ही लोगों के खिलाफ आगे नहीं बढ़े और लास्ट लाइन में जाके रुक गए। और वैगनर ग्रुप के सभी सोल्जर्स के पास अब यह अवसर है कि वे या तो रशिया के रक्षा मंत्रालय के साथ या फिर रशिया की बाकी की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सर्विस में शामिल हो सकते हैं, या फिर वे चाहें तो अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स उनके पास वापस जा सकते हैं या बेलारूस भी जा सकते हैं, जैसा उनको सही लगे। तो जैसा कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने अपने बीच के डिफेंस कॉर्पोरेशन को और मजबूत करने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण डील्स की अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें जेट इंजन की डील, प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील और मास्टर शिप रिपेयर जैसे एग्रीमेंट भी शामिल था। यानी कि जिसके तहत इस रीजन में यूएस नेवी की जो भी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स होंगी तो वो इंडियन शिपयार्ड में ही मेजर रिपेयरिंग के लिए आएंगी। तो भारत और अमेरिका के इसी मिलिट्री कॉर्पोरेशन से थोड़ा सा परेशान होते हुए चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और जिसमें उन्होंने खास तौर पर शिप रिपेयरिंग वाले एग्रीमेंट को लेकर अपना रिस्पांस दिया। और चीन का यह कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री कॉर्पोरेशन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे इस रीजन के देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। और चीन के विदेश मंत्रालय का जो रिस्पांस था ये रशियन न्यूज एजेंसी TASS द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में था। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से चली आ रही स्थिति है कि स्टेट्स के बीच मिलिट्री कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर नहीं करना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या फिर किसी तीसरे पक्ष के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो संबंधित देश हैं वो क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में क्षेत्रीय देशों के बीच आपसे विश्वास के लिए अनुकूल तरीके से कार्य करेंगे। अब वो तीसरा पक्ष कौन है वो तो आप सभी जानते ही हैं, कोई और नहीं बल्कि खुद चीन। लेकिन साउथ ब्लॉक ने चीन की इन सभी चिंताओं को खारिज किया है, जबकि यह कहा है कि भारत और अमेरिका की डील पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के डिफेंस कॉर्पोरेशन का एक प्रगतिशील विकास था और इसका चीन से या फिर क्षेत्रीय सुरक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जैसे कि चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत अमेरिका का कॉर्पोरेशन भारत के पड़ोस में उसको टारगेट करने के लिए हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब चीन पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए अलग अलग तरह के वेपन सप्लाई करता है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बनाने में चीन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, आप सभी जानते ही हैं। और अभी भी मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में जो पाकिस्तान है वो ज़्यादातर चीन पर ही निर्भर हो रहा है। और मिलिट्री हार्डवेयर ही नहीं बल्कि अभी कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई है कि LOC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड किए गए जम्मू कश्मीर का क्षेत्र POJK में
जो सीपेक परियोजना चल रही है तो वो भी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो इसलिए अगर चीन को लगता है कि पाकिस्तान की इस तरह से मदद करने से वो किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं कर रहा है, किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो फिर यहाँ पे चीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो किसी और तीसरे पक्ष को टारगेट करेगी। और खैर बाकी तो आप सभी समझदार हैं ही कि भारत और अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप को देखते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों ही चिंता में क्यों हैं, वो तो शायद हमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चीन के अलावा पाकिस्तान ने भी भारत और अमेरिका के मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर एक बड़ी चिंता जताई थी और अब एक रिपोर्ट ये देखने को मिली है कि भारत और अमेरिका की जो प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाली डील है, हालांकि अभी इस डील को अंतिम रूप मिलना बाकी है, लेकिन इसके अनाउंसमेंट से ही दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था पाकिस्तान, तो उसने इसको काउंटर करने का तरीका ढूंढ लिया है और पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है कि वो प्रेडेटर ड्रोन्स की तरह ही दिखने वाले यूएवीज खरीदेगा। और आपको पता ही वो कहाँ मिलेंगे, जहाँ हर ओरिजिनल चीज़ की आपको एक चाइनीज़ कॉपी मिल जाती है। और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी वर्तमान समय में 3 चाइनीज़ मेड काई होंग 4 ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में जो जाने जाते हैं CH-4 के नाम से। और CH-4 कुछ और नहीं बल्कि प्रेडेटर ड्रोन्स की ही एक चाइनीज़ कॉपी है, क्योंकि वे देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। लेकिन यूएस का जो प्रेडेटर ड्रोन है वो आप समझ लीजिए वो हो गया एक तरह से आडिडास, और उसकी जो चाइनीज़ कॉपी है CH-4 तो वो हो गया आबिबास। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था पाकिस्तान अब इस तरह के 4 और यूएवीज को खरीदने पर विचार कर रहा है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1963 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए 4 असम राइफल्स के राइफलमैन HK कुकी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर्स फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर की 15वीं डेथ एनिवर्सरी भी है। और इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर का पूरा नाम क्या था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।